ऊपर से कहते हैं कि आप तानाशाह हैं, आप पुतिन बाबा हैं, आप तानाशाह हैं, तमाम तरह की चीज़ें कही जाती हैं। और ये इकोसिस्टम सिर्फ भारत में नहीं है, यहाँ से लेकर विदेशों तक एक इकोसिस्टम चलता है जो कहता है आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि एजेंसियां भी आपने कंट्रोल कर ली हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिए हैं। हाँ, कि केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। देखिए मैं बताता हूँ, अच्छा होगा, विषय आपने अच्छा निकाला है, मेरे पास जवाब भी है, लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि टाइम्स नाउ की अपनी एक प्रतिष्ठा है, क्या साइंटिफिक तरीके से इस सब्जेक्ट का एनालिसिस हो सकता है क्या? अब जैसे आप सुशांत, आप पाठशाला चलाते हैं, पाठशाला में आप बैठ करके भाई ये तानाशाही, अब तानाशाही में ये 100 पॉइंट होते हैं, चलो, और फिर सामने कांग्रेस लिखो, बीजेपी लिखो, कौन सा हमारे बैठता है, उनकी दादी ने क्या किया, टिक मार करो, मोदी की पार्टी के में पहले जो नेता थे किसने क्या किया, टिक मार करो, उनके परनाना ने क्या किया, टिक मार करो। आप न्यूज रूम में आकर के सरकार बैठ जाती थी, क्या कभी चर्चा करोगे, टिक मार करो। नेहरू जी का पहला संशोधन क्या था संविधान का, टिक मार करो। इमरजेंसी के वक्त अधिक पत्रकार जेलों में कविताएं लिखते थे, टिक मार करो। आपका कोई गाना पसंद नहीं आया, अब मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में डाल दिया, किशोर कुमार सारे गाने बंद कर दिए, विपक्ष के नेता जेल में पड़े थे, कितने लोग पड़े थे, कितने समय पड़े थे, क्या कारण थे पड़े थे, सरकारें कितनी गिराई, हिसाब लगाओ, हमारे काम में हिसाब लगाओ। नौसेना के जहाज लेकर के पिकनिक मनाते थे, बताइए कौन सी डेमोक्रेसी थी, आप समझाइए। मन माने तरह से लोगों का घर गिराना, नसबंदियाँ करवाई, किस प्रकार से करवाई थी आपने, गायत्री देवी के साथ क्या जुल्म किया था आपने, आर्टिकल 356 का 100 बार दुरुपयोग किया गया। ये सारी बातें, यानी इस पूरे चेकलिस्ट को आप एक बार आप अपने तरीके से निकालिए 100 पॉइंट और टिक मार कीजिए जी। मैं तो जानता हूँ एक सप्ताह पर आपकी पाठशाला चलेगी। और मैं मानता हूं कि 100 में से एक बिंदु पर आप में कहीं पर भी एक छोटा सा जम्स भी, ये जो आरोप लगते हैं वो वाला जम्स नहीं निकलेगा जी। हम ये जो शहर हैं ना, इसी का कारण है कि हम पूरी तरह डेमोक्रेट हैं, हमारे रगों में डेमोक्रेसी है। वरना जो गालियां पड़ रही है, जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे हैं, मजबूरी नहीं है जी। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ 10 साल से शासन, बेदाग सरकार, 13-14 साल का राज्य का मुखिया के रूप में शासन, 23 साल का लंबा जीवन, एक दाग नहीं लगा है। उसके बावजूद भी ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है जी। ये सवाल हम पूछते हैं न्यूज़ आवर की डिबेट शो में भी, ये सवाल पब्लिक का शो पर भी, कि आप लोग रोज आते हैं टेलीविजन पर, जो बोलना है, गाली देना है, सब बोल कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहते हैं मोदी वक्त मैं तो बॉयकॉटेड हूँ, आप भी शायद बॉयकॉटेड, हम लोग थे उस 14 वाली लिस्ट में। 14 वाली लिस्ट में हम बॉयकॉटेड जर्नलिस्ट हैं। हमारे चैनल, देखिए 14 की लिस्ट का मतलब है 2014 से जुड़ा है 14। तो 24 में 10 और जुड़ जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं कई बार आश्चर्यचकित रहता हूँ प्रधानमंत्री जी की, जो कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं वो भी आजाद घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन से टाइप के आप तानाशाह हैं। जो कह रहे हैं कि मर जा मोदी, वो भी बाहर घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी तानाशाही है। आप कुछ भी निकाल दीजिए जी, मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है, मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है, ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया है। लेकिन
उन्होंने ऐसा डिक्टेटर का चित्र बना दिया कि उसके अंदर सारी गालियां चल जाती है जी। और कुछ भी करो तो डिक्टेटर हो। मोदी जी, कभी माँ के बारे में कोई कुछ कहता है तो मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं। सवाल मेरी माँ का नहीं है जी। मेरी माँ तो चलिए मुझे जन्म दिया निमित्त है, वैसे तो मैं मेरी साथ माँ के साथ मैंने कोई न्याय नहीं किया है, क्योंकि माँ के जो सपने रहते हैं बच्चे के पास, वैसा कोई सपना माँ का मैंने पूरा नहीं किया। मैं बहुत छोटी आयु में भाग गया था, चला गया बाहर, तो उस प्रकार से मैं तो गुनहगार को एक प्रकार से। वो तो नहीं मानती होंगी ऐसे नहीं नहीं, यश। मैं माफ़ी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका कभी निजी भाव बहुत बाहर नहीं आता, लेकिन क्या ये चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है सर, जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे, कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है जो आप जीतेंगे, पब्लिक का समर्थन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन माता आपकी माँ नहीं होगी। आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते थे। ऐसा है कि मैं तो कभी उसमें राजनीति में था नहीं। अचानक मुझे संगठन का काम करता अटल जी का फ़ोन आया कि विराट को आओ, काम है। तो मैं अटल जी के पास आया, तो कहा भाई तुम्हें गुजरात जाना है। मैं कहा क्यों? मैंने कहा मैं अभी यहाँ इतने सारा देश भर का काम देखता हूँ, अब फिर मुझे गुजरात क्यों कैसे आप डाल रहे हो? मेरा पार्टी का काम कर ही रहा हूँ मैं, और उसमें गुजरात का भी कभी कभी जाके देख लेता हूँ। नहीं नहीं, अब बहुत हो गया संगठन, अब तुमको सरकार संभालनी पड़ेगी। मैं कहा अटल मैंने तो कभी सरकार चलाई नहीं, मैं जानता नहीं किसी को, मैं कभी पुलिस थाना नहीं देखा, मैं क्या करूँगा? तो मैंने मना किया उनको। तो दूसरे दिन सुबह अटल जी का आडवाणी जी का फ़ोन आया, कह रहे भाई तुम कल अटल जी को मना करके आ गए हो? मैं कहा हाँ, मुझे तो मालूम नहीं था मुझे क्यों बुलाया। और मुझे कहा नहीं नहीं, बोला आओ जरा बात करेंगे। तो मैं आडवाणी जी के घर गया। ये बोले सब दूर सब लोगों ने कई दिनों से चर्चा चल रही थी, और ये सबका मत बना है, केशु भाई का मत बना है कि भाई नरेंद्र भाई को भेजिए, इसलिए आपको जाना है। तो फिर मैंने अटल जी को फ़ोन किया, मैं कहा अटल जी मैं आता हूँ। मैं कहा अटल सॉरी, मैंने कल मना। मेरा तरीका ठीक नहीं होगा, कि जो पार्टी करेगी मैं कहेगी मैं करूँगा। तो फिर मैं गुजरात गया, तो पहले मैं मेरी माँ से मिलने गया, और माँ से मैंने कहा कि माँ मैं तो सोचा भी नहीं था, मेरी तो दुनिया अलग थी, अब मुझे वापस मैं आ रहा हूँ गुजरात। अच्छा, बोले तुम गुजरात आओगे? चलो अच्छा है। उनकी खुशी यही थी। के पास नजदीक। और तो उन दोनों मुझे दो बातें कही, देख भाई गरीब की चिंता करना, और दूसरा वो गुजराती में रिश्वत को लांच शब्द है, कभी लांच मत लेना। शायद उस दिन के टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टेड भी है। तो ये तो मेरा तब से फिर एक बार नाता जोड़ा। वैसे तो मैं बड़ा कट ऑफ था, कभी बाहर ही रहता था। फिर मैं जब नामांकन करने गया पहली बार, तो मैंने कहा चलो भाई माँ के पैर छू करके जाते हैं। तो मैं मेरे भाई के घर गया, माँ ने मुझे गुड़ खिलाया। तब से लेकर के मैं जितने नामांकन किए हैं, सब नामांकन के पहले मैं माँ के पैर छूने गया गुड़। और नामांकन कर गया, और गुड़ देती थी। ये पहला मेरे जिंदगी का चुनाव है जब मैं माँ के पैर छुए बिना जाऊंगा। लेकिन मेरे में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों माताएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए,
उन्हीं का स्मरण करके, और फिर माँ गंगा तो है ही है, गंगा माँ। माँ गंगा तो है ही है। तो कमी तो है, पर देख रहा हूं कि करोड़ों माताएं शायद भावात्मक रूप से मुझे हमेशा शक्ति देती रहेगी और देती रही है। शायद आज जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने इतना भावुक होते हुए शायद आपको कभी नहीं देखा होगा, तभी शायद तानाशाह कहते हैं। आपके सामने माँ का जो भाव मैं देख रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ये भाव क्या होता है। शायद लोग ये भाव पहली बार देखेंगे, क्योंकि आप थोड़े नहीं, मजाक उड़ाते हैं जी। पॉलिटिशियन आप लगते। हमारा मेरा ही वीकनेस कहो जो भी है, मैं गरीब की बात हो, दुखियारों की बात हो, तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अब ये मेरी वीकनेस भी है, एक सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता हूँ।